क्या आपने कभी दंगे होते देखे हैं? कभी दुकानें, बस ये सब जलते हुए देखी हैं? स्कूल, टाउन हॉल्स, इन सबको भी जलते हुए देखा होगा, दुकानों को लुटते हुए देखा होगा। आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है या शायद किसी मूवी के अंदर, पर एग्जैक्ट यही हो रहा है फ्रांस के अंदर। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज हम आपको बताएंगे कि फ्रांस में एक्चुअली हो क्या रहा है और ये स्टार्ट कैसे हुआ। और एक और जरूरी बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा वीडियोस बनाने की और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की। टोटल 1000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं, दुकानें लूटी जा चुकी हैं, बहुत सी स्कूल्स और बहुत सी बसेस जल चुकी हैं, जगह जगह पे आग लगाई जा रही है। France is burning again. Where the riots are rocking France after the police killing of a 17-year-old. Protesters are torching vehicles. Hundreds of cars set on fire. एक छोटे से मुद्दे से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट आज बेल्जियम, यूके और जर्मनी जैसे देशों तक भी पहुंच चुका है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कहां से हुआ। एक 17 साल का अल्जीरियन और मोरक्कन डिसेंट का लड़का जिसका नाम नाहिल था, वो एक डिलीवरी मैन का काम किया करता था। पेरिस के एक सबवे के अंदर नाहिल अपनी येलो मर्सिडीज को लेकर बस लाइन के अंदर घुस गया। फ्रांस में एक रूल है जिसके मुताबिक बसों के लिए एक अलग से लेन बनी होती है जिसके अंदर कोई भी और गाड़ी ट्रेवल नहीं कर सकती। अब जब पुलिस ने नाहिल की गाड़ी बस लेन के अंदर देखी तो उन्होंने उसे रोकने का चाहा, लेकिन उसके न रुकने की वजह से पुलिस ने कुछ मिनटों तक उसका पीछा किया। आफ्टर ऑल ट्रैफिक में उसे अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। नाहिल की गाड़ी की नंबर प्लेट एक पॉलिश नंबर प्लेट थी और पुलिसमैन और नाहिल के बीच में कुछ वार्तालाप भी हुई, पर नाहिल वहां रुकने के लिए तैयार नहीं था। तो पुलिसमैन ने नाहिल को डराने के लिए उस पर गन पॉइंट कर दी। गन को अपने ऊपर पॉइंट होता देख नाहिल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और ऑन द सडन मोमेंट पुलिस ने उस पर गोली चला दी और ऑन द स्पॉट नाहिल की मौत हो चुकी थी। अब यहाँ दो बातें देखने को मिलती हैं, एक पुलिस की और दूसरी आई विटनेसेस की। जहाँ पे पुलिस का कहना है कि वार्निंग देने के बावजूद भी नाहिल रुका नहीं, तो उनको लगा कि शायद ये किसी पेडेस्ट्रियन पे गाड़ी चला देगा, किसी को सच में वो अपनी गाड़ी से मार देगा, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर गोली चलाई। बट वहीं पे अगर हम बात करें आई विटनेसेस की, उनका कहना है कि पुलिस ने सबसे पहले उसे मारना स्टार्ट किया और हड़बड़ाहट में जब नाहिल का पैर ब्रेक से हट गया तो उसकी गाड़ी आगे चलने लगी, जिसे देख के पुलिस वालों ने उस पर गोली चला दी और उसे वहीं का वहीं मार दिया। अगर नाहिल का बैकग्राउंड चेक किया जाए तो उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, बट ऐसे कुछ रूल्स तोड़ने की नाहिल को आदत थी जिसके लिए उसे जुवेनाइल कोर्ट के अंदर भी पेश किया गया था। ट्रैफिक रूल तोड़ना एक क्राइम हो सकता है, बट उस छोटे से क्राइम के लिए एक मौत जैसी खतरनाक सजा कहीं से भी सही नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रास्काल का कहना है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को गोली चलाने से पहले कि वहाँ की कंडीशन क्या है ये देखना पड़ता है। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट होने पे ही वो गोली चला सकते हैं और उन क्राइटेरिया के अंदर देखा जाए तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ था, जिसके कारण जिस पुलिस ऑफिसर ने उस पर गोली चलाई थी उसको हिरासत में ले लिया गया। ये तो थी नाहिल की स्टोरी। अब हम आ जाते हैं एग्जैक्ट मुद्दे पे जो कि है प्रोटेस्ट का। एक तरह से देखा जाए तो नाहिल ने एक गलती की थी, बट वो गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि उसे मार दिया जाए। इस घटना के बाद वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट ने एक वायलेंट रूप ले लिया। फ्रांस के अंदर 45,000 से भी ज्यादा पुलिस वाले इन चीजों को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, इस प्रोटेस्ट के अंदर 12 साल के बच्चे तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ नाहिल की दादी का कहना है इस इंसिडेंट को यूज करके ये लोग वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका कि नाहिल की डेथ से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। अब आप लोगों के भी दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एक ट्रेजिक इंसिडेंट एक नेशनल ट्रेजिक कैसे बन सकता है। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है इमिग्रेंट्स और रेसिज्म। विक्टिम जो था वो अल्जीरियन और मोरक्कन मुस्लिम था। पहले के टाइम में ये दोनों कंट्रीज फ्रांस की ही कॉलोनीज हुआ करती थी। आज भी कई इमिग्रेंट्स फ्रांस के अंदर इन दोनों कंट्रीज से आते रहते हैं। फ्रांस ने भी अफ्रीका के अंदर कई सारी कॉलोनीज बनाई थी। अब क्योंकि कई लीडर्स अपनी पास्ट के अंदर की हुई मिस्टेक्स को सुधारने के लिए इमिग्रेंट्स को वेलकम करती हैं, जिनमें से ज्यादातर इमिग्रेंट्स अफ्रीकन और अरब कंट्री से आते हैं। दूसरे कंट्री और दूसरे कल्चर के होने की वजह से फ्रांस और इनके कल्चर में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। फ्रांस ने अपने बॉर्डर्स दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ओपन किए थे और उसके बाद ही फ्रांस ने इमिग्रेंट्स को अंदर लेना स्टार्ट किया था। आज के दिन में अगर देखा जाए तो फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन में से 10% इमिग्रेंट्स ही हैं।
इतना ही नहीं, 2020 की एक रिसर्च के मुताबिक फ्रांस के अंदर 5 लाख से भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अब वहाँ पे रहने वाले लोगों का ये मान रहा है कि इमिग्रेंट्स की वजह से वहाँ का कल्चर जो है, फ्रांस कल्चर, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग फ्रांस के अंदर मिलजुल के नहीं रहते, वो अपना कल्चर फॉलो करते हैं और यही कारण है कि क्राइम और क्राइसिस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं पे अगर दूसरी तरफ इमिग्रेंट्स की बातें सुनी जाए तो उनका कहना है कि वो रेसिज्म का शिकार होते हैं। उनके रिलीजन और उनके स्किन के कलर की वजह से उन्हें हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। उनका ये भी कहना है कि अगर कोई इंसान अफ्रीका या अरब से बिलोंग करता है तो वहाँ की पुलिस उसे बार बार रोकती है। अगर बाहर से देखा जाए तो यही लगता है कि ये सारा का सारा प्रोटेस्ट नहेल को सपोर्ट देने के लिए हो रहा है। बट सोचने वाली बात ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर को हिरासत में ले लिया गया है तो फिर क्या वजह है कि ये प्रोटेस्ट जारी है अब तक, और क्या कारण है, कौन है इसके पीछे कि इतने सारे लोगों को उकसाया जा रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए, जिसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है पॉलिटिक्स। अब वहाँ पे इन दोनों ही लोगों के लिए फंड रेज हुआ था, नहेल के लिए भी और उस पुलिस ऑफिसर के लिए भी जिसने नहेल को मारा था। जहां नहेल की फैमिली के लिए $220,000 इकट्ठे हुए, वहीं पे उस पुलिस ऑफिसर की सपोर्ट के अंदर लोगों ने $1 मिलियन तक डोनेट कर दिए। यानी कि जहां पे प्रोटेस्ट करने वाले लोग मौजूद हैं, वहीं पे मर्डर को सपोर्ट करने वाले लोग भी मौजूद हैं, जो कि एक बहुत बड़ी शॉकिंग चीज है। अब ये तो था आज का इंसिडेंट। हम थोड़ा समय में पीछे जाके देखते हैं। 2005 के अंदर भी फ्रांस के अंदर ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए थे। वहाँ की सिचुएशन इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी कि वहाँ की सरकार को वहाँ इमरजेंसी लागू करनी पड़ गई थी। उस टाइम में विक्टिम्स इमिग्रेंट्स ही थे और प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे। अब फ्रांस के अंदर काफ़ी सारे नए रूल्स आ रहे हैं इमिग्रेंट्स के लिए, जिनका मेन मोटिव ये रहेगा कंट्रोलिंग इमिग्रेशन एंड इम्प्रूविंग इंटीग्रेशन। इसके अंदर कई सारे ऐसे पॉइंट्स भी रखे गए हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स को कुछ राइट्स देते हैं, बट कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो उनको काफ़ी ज़्यादा बुरे या फिर कह सकते हैं उनको अच्छे नहीं लगते, जिनमें से एक पॉइंट है डिपोर्टेशन। पहले डिपोर्टेशन की प्रोसेस लंबी हुआ करती थी और इमिग्रेंट्स को 12 चांसेस मिला करते थे अपील करने के लिए, लेकिन अब ये चांसेस घटा के सिर्फ 4 कर दिए गए हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है कि शायद इमिग्रेंट्स इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा नाराज हैं, जिसका प्रदर्शन वो कर रहे हैं नहेल के मर्डर मिस्ट्री के पीछे छिपके। इस बिल के कारण फ्रांस की सरकार को ताकत मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी ये डिसाइड करने के लिए कि किस तरह के लोग उन्हें अपनी कंट्री में रखने हैं, किस तरह के नहीं। फ्रांस के अंदर एक लॉ है जिसके मुताबिक अगर किसी इमिग्रेंट को फ्रांस के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए रुकना है तो उसे वहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ते हैं, फ्रेंच वैल्यूज सीखनी पड़ती हैं, फ्रेंच कल्चर में मिक्स होना सीखना पड़ता है। कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो हो सकता है इमिग्रेंट के पहले वाले देश के अंदर तो लागू हो, बट फ्रांस के अंदर वो चीजें लागू नहीं होती हैं। इन इमिग्रेंट्स को फ्रांस के अंदर रह के उनकी फ्रांस की वैल्यूज की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इस चीज़ की क्लासेस लेते हैं। ऐसा सिर्फ फ्रांस के अंदर ही नहीं बल्कि जर्मनी जैसे कंट्रीज के अंदर भी देखा गया है। और ये बात कहीं तक सच है कि जब भी कोई इंसान अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होता है तो उसे अपनी वैल्यूज छोड़ के वहाँ की कंट्री की वैल्यूज को भी अपनाना पड़ता है। उसके लिए लैंड ऑफ द लॉ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, फिर चाहे वो उसके रिलीजियस से ही कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करे। आज जो चीज़ फ्रांस के अंदर देखने को मिल रही है वो शायद इंडिया के अंदर भी देखने को मिले। आज फ्रांस को कुछ कड़े फैसले और कुछ बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को भी कई ऐसे कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फ्रांस की स्टोरी सुनाते सुनाते इंडिया को उससे कंपेयर क्यों करने लगी। तो देखिए, जैसे फ्रांस के अंदर एक प्रोटेस्ट कल्चर है वैसे इंडिया के अंदर भी एक प्रोटेस्ट कल्चर मौजूद है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं जहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट का हम सबको अधिकार है, हम सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमको अपनी बात पूरी तरह से रखने का पूरा अधिकार है। बट एक प्रोटेस्ट पीसफुल जब तक रहता है जब तक कि वो राइट नहीं बन जाता, और राइट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला इंसान एक प्रोटेस्टर नहीं एक क्रिमिनल बन जाता है। हमारे संविधान का भी ये कहना है कि हमें यूसीसी को लागू करना चाहिए, बट यूसीसी का नाम सुन के कई लोग बौखला जाते हैं। उनको लगता है कि उनके ऊपर हिंदू कल्चर थोपा जा रहा है और उनसे उनका कल्चर छीना जा रहा है। एक सेकुलर देश को हम तभी सेकुलर कह पाते हैं जब उसके सारे नागरिकों के पास में समान अधिकार हो। इस कंट्रोवर्सी की वजह से कि यूसीसी लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, आज तक किसी भी सरकार ने यूसीसी लाने की कोशिश भी नहीं की।
बट जबकि अब गवर्नमेंट चाहती है कि यूसीसी को लाया जाए, यूसीसी को पूरे इंडिया के अंदर लागू किया जाए, हर एक स्टेट, हर एक कोने तक, तो हमें भी इसमें पूरा सपोर्ट देना चाहिए। अगर आप यूसीसी के बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगी, वहां जाके आप देख सकते हैं कि यूसीसी हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूसीसी का हकीकत में मतलब और उसके पीछे का कारण क्या है। अब इस चीज़ के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में।